नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एकलव्य ट्यूटोरियल सारण में। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड कक्षा 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2 का हम लोग चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम यहाँ इससे पहले तक का पढ़ा चुके थे। आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम देखते हैं कि खाद्य पदार्थों में जल होता है। तो हम देखे थे कि इसके पहले वाली वीडियो में आपको मैं बताया था कि कुछ खाद्य पदार्थों में हम जल देखते हैं। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इस जल से भी होती है। तो हमारे शरीर में कुछ सीमा तक, मान लीजिए कभी कभी आप जल नहीं पीते तो जो ये भोजन से जो जल निकला हुआ रहता है, इससे भी आपकी शरीर में जल की पूर्ति हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थ को जल के साथ पकाते हैं या पकाते समय उसमें जल डालते हैं। तो इसके अतिरिक्त हम कितने भी खाद्य पदार्थ बनाते हैं, जैसे में चावल बनाते हैं। तो चावल जब हम बनाते हैं तो उसमें चावल को हम पानी में डाल कर उसको बनाते हैं। इस प्रकार से हम और कई भी खाद्य पदार्थ को हम पानी में डालकर पकाते हैं या पकता है तब उसमें हम पानी डालते हैं। इसके बाद देखिए संतुलित आहार। संतुलित आहार का इंग्लिश होता है बैलेंस डाइट। मतलब आपके शरीर में सभी चीज़ों की मात्रा, जितने भी आपके शरीर में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है, जिन जिन पोषक तत्व की आवश्यकता है, वो आपको समान तौर से मिले, आपको हमेशा मिले, तो उसको कहते हैं संतुलित आहार। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं और आहार का कहते हैं। हम पूरे दिन में जो भी खाना खाते हैं या भी जो भी चीज़ खाते हैं उसे हम अपना आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। तो हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, अच्छे से रहने के लिए, उस जो भी सारे पोषक तत्वों को जो हमें भोजन से प्राप्त होता है, उन सभी पोषक तत्वों की हमें उचित मात्रा, मतलब जितने हमें ज़रूरत चाहिए उतने पोषक तत्वों की हमें हमारे शरीर में आवश्यकता है। और वो पोषक तत्व अगर हमें नहीं वो पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो जब नहीं मिलेंगे तो हमें अनेक तरह की बीमारियां भी हो सकती है। इसके आगे, कोई भी पोषक तत्व ना ज़्यादा और ना बहुत कम। और जो भी पोषक तत्व आप ले रहे हैं तो वो ऐसा नहीं कि कोई पोषक तत्व आप ज़्यादा ले लें और कोई पोषक तत्व कम ले लें। तो इस प्रकार से नहीं कीजिए। जो भी आप पोषक तत्व लीजिए वो समान लीजिए, सामान्य तौर से लीजिए। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। तो हमारे आहार में, हमारे भोजन में सामान्य मात्रा में, मतलब जितने चाहिए उतना, मतलब थोड़ा सा या जितने हमें चाहिए उनकी उतने मात्रा में जल और रुक्षांश, जो ये हमें सलाद से प्राप्त हो जाएगी, ये दोनों हमें लेना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। तो जो ये सभी प्रकार, ये सब जो सामान्य, जो भी हमें पोषक तत्वों की ज़रूरत है, ये सारे पोषक तत्व हमें सामान्य मात्रा में मिले, जितने की हमें ज़रूरत है उतने में मिले। और जो ये जल और रुक्षांश है, ये भी हमें प्राप्त हो अच्छी तरह से, हमें ये हमारे शरीर में इनकी जितनी ज़रूरत है उतने मिले। तो यह हमारा संतुलित आहार कहलाता है। अब इसके आगे देखिए पढ़ें। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? तो हाँ, सभी को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है। क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है?
हाँ, ये भी हो सकता है। हमारा जो संतुलित आहार है, कभी कभी कितने लोगों को संतुलित आहार उनके शारीरिक कार्य पर भी निर्भर करता है, कितने को नहीं करता है। देखिए, जैसे मैं कितने लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो ज़्यादा काम करते हैं उन्हें थोड़ा ज़्यादा संतुलित आहार की ज़रूरत होती है। जो कम करते हैं उन्हें कम संतुलित आहार की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके पास तो जो संतुलित आहार बना रहता है उसकी वो खपत नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्हें सबका अलग अलग होता है। क्या आपने किसी मजदूर को भोजन करते देखा है? तो आप लोग कभी आपके घर पे या फिर आपके गांव में जहाँ पे भी आप किसी मजदूर को भोजन करते हुए आप लोग देखे होंगे, तो ठीक है। वे साधारणतः क्या क्या खाते हैं? तो आमतौर पे क्या क्या खाते हैं? अब आगे पढ़ेंगे वो आमतौर पर क्या क्या खाते हैं। मानसिक श्रम एवं शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों के भोजन में क्या प्रमुख अंतर है? तो मानसिक मतलब अपने दिमाग से जो भी काम करते हैं और अपने शरीर से जो भी काम करते हैं, इन लोगों को इनके भोजन में क्या क्या अंतर है, आगे हम पढ़ेंगे। वृद्ध व्यक्तियों के भोजन में क्या क्या जरूरी है? तो जो आपके दादाजी या दादी बूढ़े हो गए होंगे, तो आप उन लोगों को भोजन में कौन कौन से भोजन उनको जरूरी है, वो हम आगे पढ़ेंगे और बताएंगे कि उन्हें कौन कौन से भोजन जरूरी है। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, खमीर, उठा भोजन, आटे के बने व्यंजन, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जी तथा इसकी प्रकार के अन्य भोजन पदार्थ कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति कम खर्च में भी संतुलित आहार खा सकता है। तो देखिए, यहाँ पे जितने भी ये सब सामान दिए हैं, लिखे गए हैं, जो भी ये यहाँ पे पदार्थ लिखे गए हैं, जो भी यहाँ पे हमारे जो खाद्य पदार्थ लिखे गए हैं, ये हमारे संतुलित आहार में सहायक होते हैं। और कुछ व्यक्ति तो इन्हें कम पैसे में भी ये सब संतुलित आहार बना लेते हैं। आप अपने घर में जो भी खाद्य पदार्थ का भोजन करते हैं, तो आप अपने घर पे जो भी खाना खाते हैं उसके बारे में जानने का कोशिश करें। तो उसके बारे में जानने का कोशिश करें, उसके मतलब उससे जो आप खा रहे हैं उससे क्या क्या प्राप्त हो रहा है, इस प्रकार से उसको जानने का कोशिश करें। भोजन के व्यंजनों में सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं। आपके भोजन के जो भी आपके भोजन है उसमें जितने भी कौन कौन से पोषक तत्व है उनकी जानकारी प्राप्त करें। जो भोजन करने के बाद आपको संतुष्ट के साथ स्फूर्ति प्रदान होता है। जो हम भोजन जब कर लेते हैं तो आपको संतुष्टि मिल जाता है। आपको अब लगने लगता है कि हम किसी भी कार्य को आसानी से करेंगे, या फिर जो भी कार्य है आप उसको करना चाहेंगे। आप मान लीजिए आप किसी कार्य को कर रहे हैं, आपको भूख लगी हो, तो आपका उस कार्य में मन नहीं लगेगा। तो आप भोजन जब कर लीजिएगा, आपका पेट भरा हुआ रहेगा, तो आपको उस काम को करने में आसानी होगी। और आपको उसका भोजन करने के बाद आपको जब भोजन वो पचने लगेगा तो आपको फुर्ती शरीर में आ जाएगा। तो यह भोजन आपके लिए संतुलित आहार होगा। तो क्या ये भोजन आपके लिए संतुलित आहार होगा? तो हाँ, बिल्कुल। कम खर्च में संतुलित आहार युक्त भोजन के लिए आपने अपने क्षेत्र में मिलने वाले अन्न, फल, सब्जी, दूध और खाद्य पदार्थ की सूची तैयार करें तथा अपने मित्र से चर्चा करें। तो कम खर्च में जो संतुलित आहार आपको प्राप्त हो जाएगा, वो जैसे अन्न, फल, सब्जी जैसे खाद्य पदार्थ, ये जो भी आप खाद्य पदार्थ से आपको कम पैसे में आपके संतुलित आहार तैयार हो जाए, तो ये सब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है,
केवल सिर्फ उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है। तो हाँ, बिल्कुल कुछ और भी चाहिए हमें। इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए। अगर मान लीजिए आप उचित तरह का भोजन मतलब अच्छे खाइए और वो अच्छी तरह से पका ही ना हो। मान लीजिए जैसे मैं आप पूरी खा रहे हैं, वो पूरी आधा पक्का हो आधा कच्चा ही हो, तो आप वो खाइएगा तो आपके शरीर को वो नुकसान करेगा। तो इस प्रकार से आपका भोजन भी अच्छी तरह से पका होना चाहिए ताकि इनके पोषक तत्व नष्ट ना हो, ताकि जो ये पोषक तत्व हमें जो पोषक तत्व ये हमें भोजन हमको देंगे ये खराब ना हो, नष्ट ना हो जाए। मान लीजिए आप भोजन कर रहे हैं, वो आधा पका है आधा कच्चा ही है, तो उसमें से जो भी मान लीजिए एक पूरी का पोषक तत्व, मान लीजिए उससे पोषक तत्व 5 पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, तो कुछ पोषक तत्व तो ऐसे ही उसका खत्म हो जाएंगे। तो आपको वो भोजन करने से क्या लाभ होगा जब आपको पूरी तरह से पोषक तत्व ही ना मिले। तो क्या आप जानते हैं कि भोजन पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? क्या आप जानते हैं आप जब भोजन पकाते हैं उस समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? तो नहीं, हम तो आप लोग अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आगे हम पढ़ाएंगे तो आप समझ लीजिएगा। छिलका उतारकर यदि सब्जी और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाए। हाँ, तो कितने देखिए, जैसे आप किसी भी सब्जी को छिलका उसका हटा देते हैं, तो जो भी उसका जो छिलका हटा दीजिएगा तो जो मान लीजिए जो छिलका में उसका प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, वो तो आपका खत्म हो जाएगा। तो आपको जैसे आप छिलका हटा दीजिएगा तो वो जब खत्म हो जाएगा तो आपको पोषक तत्व कम प्राप्त होगा। सब्जियों और फलों के छिलकों में महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। तो जो सब्जी के छिलके हैं और जो फल के छिलके हैं उनमें महत्वपूर्ण खनिज और लवण होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, जो आपके शरीर के लिए आवश्यक है। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण नष्ट हो जाते हैं। तो मान लीजिए आप चावल को बार बार धोइएगा तो उसमें जो भी खनिज लवण होगा उपस्थित, आपके जो भी आपके विटामिन होगा वो तो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जब चावल को ज़्यादा धोइएगा तो उसमें का विटामिन और खनिज लवण पानी के सहायता से दह जाएगा। तो आपका जो भी भोजन का कार्य है वो जो भी आप भोजन पकाएंगे तो आपके भोजन का जो भी आप भोजन पकाएंगे और उस भोजन को करेंगे तो आपको संतुलित मात्रा में वह विटामिन या मिनरल्स नहीं प्राप्त हो पाएगा। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है। तो हम सभी जानते हैं कि कुछ भोजनों को हम पका देते हैं तो उसका स्वाद बढ़ जाता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। और जब भोजन पक जाता है तो वो जल्दी से हमारा भोजन जो है वो पच जाता है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। तो जब हमारा भोजन जब पचता है तो कभी कभी कितने पोषक तत्वों की भी हानि भी हो सकती है। हमारे पेट से जो जूस निकलता है, बाइल जूस निकलता है, हमारे डाइजेस्टिव जूस जो निकलता है वो हमारे भोजन का जो पचाता है, तो इसमें कितने बार पोषक तत्व नष्ट भी हो जाते हैं। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन्स तथा खनिज लवण की हानि हो जाती है। तो मान लीजिए आप मान लीजिए चावल ही आप बना रही है और कुछ देर के बाद आप चावल को बनाने को रख दिए, गैस पे रख दिए, चावल बन रहा है और कुछ देर के बाद आप देख रही हैं कि उसमें ज़्यादा पानी है, तो आप उस पानी को पसा रही है, उस पानी को आप गिराइएगा तो उसमें जो भी है प्रोटीन्स, खनिज लवण जो भी है उस पानी के माध्यम से तो बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से खनिज लवण और प्रोटीन्स की भी हमें हानि भी हो सकती है। पकाने पर विटामिन सी गर्मी से नष्ट हो जाता है और जैसे में जब भोजन पकता है तो जो विटामिन सी है वो गर्मी के कारण खत्म हो जाता है हमारे भोजन से।
क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जी को सम्मिलित करें? तो हाँ, यह बिल्कुल उचित होगा कि हम अपने भोजन में कच्ची सब्जी और फल को सम्मिलित करें, कि जो हमारे भोजन जो पकाने से नष्ट हो जा हमारा पोषक तत्व पकाने पर नष्ट हो जा रहा है, वो हमें इससे प्राप्त हो जाए। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुपोषण। ये कुपोषण क्या है, ये हम पढ़ेंगे आगे। आप जान चुके हैं कि भोजन में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण और विटामिन होते हैं। तो हाँ, हम बिल्कुल जान चुके हैं कि जो हमारे भोजन करते हैं उसमें प्रोटीन्स होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, खनिज होता है और विटामिन होता है। यदि यदि इनमें से कोई पोषक तत्व शरीर को बिल्कुल ना मिले या कम मात्रा में मिले तो क्या होगा? अगर मान लीजिए आपको सभी पोषक तत्व ले रहे हैं, प्रोटीन्स नहीं ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं, फैट्स नहीं लीजिएगा, कभी कभी फैट नहीं लीजिएगा, कभी प्रोटीन्स नहीं लीजिएगा, तो इससे आपके शरीर को क्या होगा या आपको क्या क्या हानि पहुंचेगा, आगे हम पढ़ेंगे। चित्र 2.11 में दिखाए गए बच्चे सूखा रोग का मरीज है। यहाँ पे देखिए, जो ये बच्चा है यह सूखा रोग का मरीज है। यह रोग उन बच्चों को होता है जिन्हें संतुलित भोजन नहीं मिलता। तो यह रोग जो है, ये बच्चों जब इनका चाम जब ये जब लकड़ी के जैसे सूखने लगते हैं, पत्ते जैसे सूखने लगते हैं, तो ये बच्चे क्यों सूख जाते हैं? पता है क्यों? क्योंकि इन्हें प्रोटीन्स मिलता है तो कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो प्रोटीन नहीं मिलता है, फिर फैट नहीं मिल पाता है, कभी कुछ नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार से जब ये कुछ नहीं मिलता है और ये हमेशा नहीं मिल पाता है, हमेशा 1-2 साल तक नहीं मिल पाता है, तो ये बच्चे सूख जाते हैं। कम भोजन मिलने से बच्चों को कम भोजन नहीं मिलने पर बच्चों को मरासमस नामक रोग हो जाता है। तो जब भोजन बच्चों को कम मिलेगा तो इन्हें मरासमस नामक रोग हो जाएगा। इसके बाद कम भोजन मिलने पर कौन से पोषक तत्व इन बच्चे को कम मात्रा में मिलते होंगे? तो आगे पढ़ेंगे कौन से पोषक तत्व बच्चों को कम मात्रा में मिलते होंगे। कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम मिलती है। अगर भोजन आप कम कीजिएगा, कम खाइएगा, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम मिलेगी, जिससे बच्चे काफ़ी कमज़ोर, दुबले पतले हो जाते हैं। और उसके कारण बच्चे जो है वह कमज़ोर हो जाते हैं, दुबले पतले हो जाते हैं। छाती में के पसली की हड्डी भी दिखाई देने लगती है। इस प्रकार से, जिस तरह इस छोटे बच्चे की यह छाती की पसली दिखाई दे रही है, इस प्रकार से आप भोजन कम कीजिएगा, आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स नहीं मिलेगा, तो आपका छाती, आप पतले और दुबले पतले हो जाइएगा। आपके घर का बच्चा अगर कोई भी हो, आप वो ज़्यादा भोजन नहीं करेगा, वो उसको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, तो उसका भी इसी प्रकार से छाती की पसलियों भी बाहर निकल आएगा। यदि किसी बच्चे को भोजन में अन्य सभी पोषक तत्व मिले लेकिन केवल प्रोटीन कम हो, तो उसमें वे लक्षण दिखाई पड़ सकता है जो चित्र 2.12 में दिखाई गए बच्चे में है। अगर किसी बच्चे को सभी पोषक तत्व मिले लेकिन प्रोटीन ना मिले, तो बच्चे का हाल इस बच्चे के, जो बच्चा है जिसको प्रोटीन्स नहीं मिल रहा है, उस बच्चे का हाल इसी बच्चे के जैसे हो जाएगा। इसके बाद देखिए, बच्चे में वृद्धि रुक जाती है, और जब प्रोटीन नहीं मिलेगा तो बच्चा बढ़ना बंद कर देगा, वो जितना छोटा है उतना ही छोटा रह जाएगा। पेट फूला हुआ दिखाई देगा, पेट उसका बाहर फूला हुआ दिखाई देगा, जैसे पता चले वो कितना खा लिया है या उसे हवा मारकर उसका पेट को फुलाया गया है। उस प्रकार से भोजन में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकार नामक रोग हो जाता है। भोजन में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकार नामक रोग जो हो जाता है। अब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व पदार्थ नहीं मिलते, तब इसे स्थिति को
स्थिति को कुपोषण कहते हैं। और जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व जब नहीं मिल पाता है तो इस स्थिति को, जो ये जब नहीं मिलेगा तो इस स्थिति को क्या बोलेंगे? कुपोषण बोलेंगे। इसके बाद, क्या आपने आसपास में कभी ऐसा बच्चा देखा है जो खुद रोग से या प्रोटीन की कमी से पीड़ित है? क्या आपने घर के आसपास या गांव में किसी बच्चे को देखे हैं जो किसी रोग से या प्रोटीन की रोग से पीड़ित है? यदि देखा है तो पता लगा कर लिखें कि ये ऐसे बच्चे को दिन में कितने भोजन मिलते हैं। इसके बाद, विटामिन कई प्रकार के होते हैं। जो विटामिन है वो कई प्रकार के होते हैं। इनकी कमी से भी भिन्न भिन्न प्रकार के रोग होते हैं। अगर आप विटामिन कम लीजिएगा तो इसकी भी कमी से अलग अलग प्रकार के रोग हो जाएंगे। कई छोटे बच्चे में विटामिन ए की कमी हो जाती है। कितने छोटे बच्चों में विटामिन ए की कमी हो जाती है? इसके कारण इन्हें रात में दूसरों की तुलना में कम दिखाई देता है। और जब इनमें विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रात में इन्हें दूसरे लोगों के तुलना में इन्हें कम दिखाई देने पर लगता है। इस रोग को रतौंधी कहते हैं और इस रोग को हम लोग रतौंधी कहते हैं। विटामिन ए बहुत अधिक कमी होने पर बच्चे हमेशा के लिए अंधा हो जाते हैं। और विटामिन ए की ज़्यादातर कमी हो जाएगी तो जो बच्चा है वो हमेशा के लिए अंधा हो सकता है। गाजर, पके टमाटर और पके पपीते में विटामिन ए पाया जाता है। गाजर और पके पपीते और पके टमाटर में विटामिन ए पाया जाता है। प्रायः पीले रंग के गुद्देदार फल में विटामिन ए पाया जाता है। और जो पीले रंग के गुद्देदार, जिसमें गुद्दा हो, जैसे में आम, इस प्रकार से जितना भी गुद्देदार, जितना भी पीला कलर का गुद्देदार फल है उनमें विटामिन ए पाया जाता है। उसके बाद देखिए अति पोषण। अब देखिए यहाँ पे अति पोषण क्या है, अब पढ़ेंगे। जमीला ने सोचा कि हर समय वसायुक्त भोजन सर्वोत्त भोजन है। जो जमीला है वो सोच रही है कि जो वसायुक्त भोजन है हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। क्या एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। जो एक कटोरी आप कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन लीजिए और एक कटोरी आप वसा वाला भोजन लीजिए तो आपको सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा है वो वसा वाला भोजन देगा। अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी एवं मलाई, रबड़ी, पेड़ा और प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। तो वो जो लड़की है जमीला, ये केवल तेल में छने हुए वसा युक्त, पूरा वसा से भरपूर भोजन को खाया और और जो भी पोषक तत्व वाला है उस भोजन को नहीं किया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है। आप केवल वसा युक्त खाइएगा तो आपको उस बच्चे की तरह आपकी शरीर भी हो सकती है, निस्संदेह नहीं। इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। तो आप इतना वसा युक्त भोजन खाइएगा तो आपको शरीर के लिए बहुत हानिकारक होगा। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। हमारे भोजन में जो वसा युक्त भोजन आप ज़्यादा करिए लगेगा तो आपका शरीर का मोटापा बढ़ने लगेगा। अभावज्य रोग। अब देखिए अभावज्य रोग क्या है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है। कोई एक व्यक्ति है जो खाने के लिए पर्याप्त भोजन ले रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में
किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है और कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष कोई विशेष जो पोषक तत्व है उसकी कमी हो जाती है। यदि कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति या उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। तो हाँ, बिल्कुल वो व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाएगा। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। तो हाँ, अगर कोई आप पोषक तत्व नहीं खाइएगा तो आपके शरीर में कोई रोग हो जाएगा। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्व के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। वे रोग जो अधिक समय तक पोषक तत्वों की कमी से होते हैं उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे रोग हो सकते हैं। तो जो कोई व्यक्ति अगर पर्याप्त प्रोटीन अपने शरीर में नहीं ले रहा है तो उसे कौन सा रोग होगा? जैसे में वृद्धि के रुकावट होना, उसका शरीर नहीं बढ़ेगा, चेहरे पर सूजन, उसका चेहरा फूल जाएगा, बालों का रंग उड़ना, बालों का रंग उसका जो काला है जिसका बाल है उसका बाल सफ़ेद हो जाएगा, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि, और उसके त्वचा में उसके जो हाथ की चमड़ी है, कहीं की भी चमड़ी है, शरीर में जो भी चमड़ी है उस पर रोग आने लगेंगे, अनेक प्रकार के रोग होने लगेंगे। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति का प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अधिक समय से बंद हो, वह प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहा है तो उसका जो वृद्धि है वो पूरी तरह से रुक जाएगा, वो थोड़ा सा भी अब नहीं बढ़ पाएगा। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, और जो यह व्यक्ति है वो बहुत दुबला और पतला हो जाएगा। वह इतना दुबला हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा, और वह व्यक्ति इतना दुबला हो जाएगा, इतना पतला हो जाएगा कि वो चल भी नहीं पाएगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती है, और अनेक तरह के विटामिन की कमी से, अनेक खनिज लवण की कमी से वो अनेक तरह की रोग हो सकते हैं। इनमें से कुछ को आगे तालिका 2.4 में दर्शाया गया है। संतुलित आहार लेने से सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। इसका देखिए, अगर आप तालिका 2.1 के विभिन्न क्षेत्र के सामान्य भोजन पर नजर डालें तो क्या हम कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थ के विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन के आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। तो आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे दिया क्या है, विटामिन और खनिज लवण के अभाव के कारण होने वाले रोग। विटामिन और खनिज लवण के अभाव के कारण जो रोग होते हैं, यहाँ पे देखिए, विटामिन और खनिज के कारण, विटामिन ए के कारण जो रोग होगा वो रतौंधी हो जाएगा, कमजोर दृष्टि रोग हो जाएगा, आपको दिखने में दिक्कत हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से बेड़ी हो जाएगा, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। और विटामिन सी की कमी से देखिए क्या होगा, सकरवी हो जाएगा। इसमें होता क्या है, मसूड़ों से खून निकलना, धावा भरने के अधिक समय काल लगना। विटामिन डी रिकेट्स हो जाएगा। इसमें कैल्शियम के कमी से होता है, अस्थियों और दांत का क्षय हो जाएगा।
और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाएगा, और लोह की कमी से अल्प रक्तता हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूषित भोजन। अब दूषित भोजन क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। हमने देखा है घर में खाने के सभी सामान्य ढककर रखे जाते हैं। पीने का पानी भी ढककर रखा जाता है। माता पिता शिक्षक गंदे हाथों से खाने या खाद्य सामग्री को छूने और बाजार की खुली वस्तुओं को खाने से मना करते हैं। तो हमारे जो माता पिता और शिक्षक है वो बाजार के जो खुले में रखे गए भोजन है उन्हें खाने से मना करते हैं, क्योंकि उनमें अपने विचार किए हैं। क्या आपने विचार किया है? ऐसा क्यों? सब्जी बनाने से पहले धोते हैं तथा भोजन रखने तथा बनाने वाले स्थान की साफ सफाई करते हैं। अगर ऐसा नहीं करें तो क्या होगा? अगर आप लोग कभी देखे होंगे जो भोजन हम लोग करते हैं उसे पहले पकाने से पहले उसे धोया जाता है, या जहाँ पे भोजन रखा जाता है वहाँ पे साफ सफाई अच्छी तरह से होता है। ऐसा क्यों? अगर ये नहीं होगा तो हमें क्या फर्क पड़ेगा? अब देखेंगे। आपने ठेलों पर बिना ढकी मिठाइयों पर मधुमक्खी बैठी देखी होंगी। हाँ, हम लोग देखे होंगे बाजार में कितने बार ठेलों पर जो मिठाइयाँ रखी जाती है उस पर मधुमक्खी भिनभिनाती है। मधुमक्खी गंदी जगहों पर बैठती है। जो मधुमक्खी है वो गंदी गंदी जगहों पर बैठती है तथा वहां से सूक्ष्म जीवों को अपने साथ लाकर खाने के पदार्थों को दूषित कर देती है, और अपने साथ सूक्ष्म जीव को लाती है और खाने को जो हमारा खाना है उसे दूषित कर देती है। सब्जी को ढकने से नहीं धोने पर कीटनाशक के कुछ अंश रह जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। जब हम सब्जी धो देते हैं उसके बाद कुछ कीटनाशक जो दवा है, हम जो सब्जी को बड़ा होने में या जो सब्जी पे जो घास फूस हो जाते हैं उसे मारने के लिए जो यूज करते हैं वह कुछ हमें धोने के बाद सब्जी में भी रह जाता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। क्या आप 2 दिन पहले बना भात दाल रोटी सब्जी आदि खाना पसंद करेंगे? तो नहीं, हम बिल्कुल वो 2 दिन पहले जो भोजन बना है वो हम पसंद नहीं करेंगे, निश्चित नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि यह दुर्गंध देने लगता है और इसमें खट्टा हो जाता है, और इसमें जो भोजन है उसका स्वाद जो है खट्टा हो जाता है। हम कहते हैं कि यह खाना योग्य नहीं है, और हम लोग कहते हैं यह खाना खाने योग्य नहीं है। ऐसा समीर उठने के कारण होता है। और ऐसा क्यों होता है? समीर उठने के कारण होता है क्योंकि किण्वन के कारण होता है ये। परंतु कुछ व्यंजन को बनाने के लिए किण्वन आवश्यक है, और कई भोजनों को बनाने के लिए किण्वन आवश्यक है। जैसे जलेबी को बनाने के लिए किण्वन आवश्यक है, भटूरा को, मालपुआ को, इडली को, डोसा को, पाव रोटी को आदि को बनाने में किण्वन की सहायता होनी चाहिए। कुछ व्यंजनों में अधिक गर्मी के कारण किण्वन तीव्र होता है, इसलिए गर्मी के दिनों में पका भोजन जल्दी खराब हो जाता है। और कुछ व्यंजनों में गर्मी के दिनों में वो जल्दी से खराब हो जाते हैं क्योंकि उसमें किण्वन ज़्यादा मात्रा में होता है। फ्रिज एवं अन्य व्यवस्थाओं से इसे कुछ समय तक बचा कर रखा जा सकता है। फ्रिज और कुछ और जो भी व्यवस्था है आपके पास उसमें आप रखिएगा तो ये कुछ समय तक बचा रहेगा। यह भोजन जो है कुछ समय तक खराब नहीं होगा। भोजन के दूषित होने का एक और कारण दूषित जल है। आप मान लीजिए भोजन आप सही पका रहे हैं और जल खराब लाकर डाल दीजिए तो उससे भी आपके भोजन को खराब हो सकता है। भोजन बनाने में यदि दूषित जल का उपयोग किया जाता है तो इससे भोजन को दूषित होने का भय रहता है। दूषित जल पीने से
अतिरिक्त जैसी बीमारियां का भय रहता है। अगर हम दूषित जल से भोजन बनाएंगे तो भोजन को खराब होने का भी भय रहता है, और हम दूषित जल पिएंगे तो हमारे शरीर में बीमारियों का भी भय रहता है। इसलिए वर्षा के दिनों में एवं बाढ़ के समय अत्यधिक सावधानी से भोजन एवं पेयजल का उपयोग किया जाना चाहिए। मान लीजिए कभी वर्षा का पानी भी है और आपके जो भी बर्तन रखे हैं उसमें हो जाए, बारिश हुआ है उसमें इकट्ठा हो गया, आप गलती से वो पानी पी लिए, या फिर बाढ़ का पानी आया है आप कभी गलती से उसका पानी आप पी लिए, आपके चापाकल में उसका पानी घुस गया है, आप उसका पानी पी लिए, तो आपके शरीर के लिए वह बहुत हानिकारक है। अवलोकन कीजिए कि वर्षा एवं बाढ़ के दिनों में कुएं, तालाब, नदी, नाले आदि भर जाते हैं और मैदानों, खेतों एवं अन्य जगहों में से गंदगी बाहर जल स्रोत से चली जाती है। हाँ, हम जानते हैं कि जब बाढ़ आता है तो खेतों की जितनी भी गंदगी है वो लेकर आता है और हमारे कुएं, तालाब, नदी में भर देता है। तो आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। आज की इस वीडियो में हम आज के वीडियो में हमारा खत्म, ये हमारा जो भी चैप्टर 2 है जो ये हमारा खत्म होता है। इसके अगले वीडियो में इसका हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।